हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपना माध्यम यूपी बोर्ड में चलने वाली कक्षा 6 के इतिहास की पुस्तक को बनाया है। क्लास 6 के इतिहास की पुस्तक के माध्यम से प्रारंभ से प्राचीन इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आज इस श्रृंखला का तीसरा भाग है। अभी तक हमने ये देखा है कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इन पुरातात्विक साधनों में विभिन्न प्रकार के शिलालेखों के बारे में हमने देखा है। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साधनों के बारे में देखेंगे जिनसे हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। इन साधनों में एक महत्वपूर्ण साधन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष वलय तिथि निर्धारण पद्धति। तो वृक्ष वलय तिथि निर्धारण पद्धति के बारे में, कार्बन डेटिंग के संबंध में हम लोग थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार की खुदाइयों के द्वारा प्राचीन इतिहास के अध्ययन में बहुत ही सहायता मिलती है। खुदाइयों में जो सबसे ऊपरी परत होती हैं उनमें पाई गई चीज़ें सबसे नवीनतम सभ्यता के बारे में बताती हैं और सबसे प्राचीन परतों में पाई जाने वाली चीज़ें प्राचीनतम सभ्यता के बारे में बताती हैं। इन खुदाइयों में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के समूह मिलते हैं। वे उस समय की सभ्यता के निर्धारण में सहायता करते हैं। जैसे कि मिस्र के जो खुदाई हो रही थी उनमें जो अवशेष पाए गए उनके साथ वे अपने विश्वासों के आधार पर मृतक व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तुओं को भी दफना दिया करते थे। इससे ये पता चल जाता है कि उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे वस्तुओं का वो अधिक उपयोग किया करते थे। तो आज की श्रृंखला में वृक्ष वलय विधि तिथि निर्धारण के बारे में विस्तार से समझेंगे। वृक्ष वलय तिथि निर्धारण पद्धति में जो कोई वृक्ष होता है यानी जो बड़ा पेड़ होता है और उसके तने को जब काटा जाता है, जैसे इसमें वृक्ष का एक तना कटा हुआ है तो उसमें बहुत सारी धारियाँ दिखाई पड़ती हैं और ये धारियाँ हर साल बनती हैं। तो इन धारियों को गिन करके ये पता किया जा सकता है कि वह पेड़ कितना पुराना है। वृक्ष वलय निर्धारण पद्धति को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। जो कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष में एक विशेष प्रकार की संरचनाएं या ऊतक पाए जाते हैं जो कि विभाजित होते रहते हैं। चूँकि ये विभाजित होते रहते हैं तो इनको विभज्योतक या मेरिस्टेम्स कहते हैं। अब मेरिस्टेम्स में कुछ खास मेरिस्टेम्स होते हैं, कुछ विशिष्ट मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि गोलाई में या चौड़ाई में विभाजित होते हैं। इनको पार्श्व विभज्योतक या लैटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ष जब अनुकूल मौसम होता है यानी वसंत का मौसम होता है तो ये विभज्योतक
गोलाई में विभाजित होकर के बड़ी बड़ी नलिकाएं बनाते हैं। इन नलिकाओं से अनुकूल मौसम में या वसंत ऋतु में बहुत ज़्यादा पानी या रस प्रवाहित होता है, क्योंकि जब मौसम अनुकूल होता है तो पेड़ में बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, तो उसे ज़्यादा रस या पानी या पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे वसंत में जो नलिकाएं होती हैं या वाहिनिकाएं होती हैं या वाहिकाएं होती हैं वो चौड़ी होती हैं। फिर जब मौसम विपरीत आता है, यानी शरद और जाड़ी की ऋतु आती है, तब पौधे में पत्तियां गिर जाती हैं और वो लगभग सुप्त सा हो जाता है। उसे कम रस, कम पानी, कम पोषण चाहिए होता है। इसलिए अब जो नलिकाएं या वाहिकाएं या वाहिनियां बनती हैं वो संकरी बनती हैं। तो इन संकरी शरद वाली वाहिनियां, जिनको शरद काष्ठ कहते हैं, चौड़ी वसंत वाली वाहिनियां, जिनको वसंत काष्ठ कहते हैं, मिल करके साल में एक इकाई बनाती हैं। और इस इकाई में दो प्रकार की, एक चौड़ी वाहिनी और एक संकरी वाहिनी होती हैं। तो इस तरह जितनी वाहिनियां होती हैं तो उनको गिन करके ये पता किया जा सकता है कि ये वृक्ष कितना पुराना है। इस वृक्ष में मौसम के हिसाब से चूंकि वाहिनियां बनती हैं, इसलिए यदि किसी मौसम सूखा पड़ गया हो या किसी मौसम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हो या किसी मौसम अनुकूल मौसम अधिक रहा हो, तो उस आधार पर वाहिनियों में अंतर आते हैं और इन अंतरों के आधार पर विशेषज्ञ इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि किस वर्ष कैसा मौसम या कैसी परिस्थितियां रही होंगी। ये जो संकेंद्रीय वलय बनते हैं या वार्षिक वलय बनते हैं, ये द्विबीजपत्री पौधों में तथा जिम्नोस्पर्म में खासकर बनते हैं। जैसे चीड़ का पेड़ है या शीशम का पेड़ है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, सिकोया है। तो इन वृक्षों में ये वार्षिक वलय बनते हैं और इनके अनुप्रस्थ परिच्छेद से ये पता चल जाता है कि ये वृक्ष कितने वर्ष पुराना है और जहाँ पर ये वृक्ष लगा है वहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी विगत समय में, या जो अतीत में कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी। इनका निर्धारण इस वृक्ष के वलय को देखकर किया जा सकता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति यानी जो कार्बन डेटिंग है, ये बहुत ही यथार्थ समय का निर्धारण करती है। आप ये तो जानते ही हैं कि कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें से किरणें स्वतः अपने आप निकला करती हैं, तो इनको रेडियो एक्टिव पदार्थ और इनके इस गुण को रेडियो एक्टिविता या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता कहते हैं। अब यदि कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिव तत्व बनाए गए हों तो इनको कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कहेंगे, और यदि प्राकृतिक रूप से जो रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं तो उनके गुण को प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता कहते हैं। हेनरी बेकरल साहब ने इसकी खोज का श्रेय प्राप्त किया था। मेरी क्यूरी यानी मैडम क्यूरी, उनके पति पियरे क्यूरी, उनकी बेटी आइरीन क्यूरी आदि का रेडियो एक्टिव पदार्थों के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान है। अब एक बड़ी ख़ास बात होती है, और वो ख़ास बात ये होती है कि जैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान यानी मोटे तौर पर उसका भार एक निश्चित समय में आधा हो जाता है। तो वो जो निश्चित समय होता है जिसमें उसका द्रव्यमान आधा हो जाता है, उसे उसकी अर्ध आयु काल कहते हैं। जैसे समझिए कि
रेडियम का अर्ध आयुकाल 1590 वर्ष है। तो मान लीजिए किसी स्थान पर 10 ग्राम रेडियम है, तो 1590 वर्ष में वो 5 ग्राम रेडियम रह जाएगा। अगले 1590 वर्ष में वो 2.5 ग्राम या 2.5 ग्राम रह जाएगा। यानी जो अर्ध आयु काल होता है उसमें उस पदार्थ की आधी मात्रा या आधा द्रव्यमान रह जाता है। अब ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि जो जीव जंतु होते हैं उनका शरीर कार्बन का बना होता है। कोई भी पेड़ है, कोई भी जंतु है, यदि उसे जलाया जाए तो कार्बन प्राप्त होता है। तो जो चीज़ें जलने पर कार्बन देती हैं उसका मतलब होता है कि वे कार्बन की बनी होती हैं। तो कार्बन के जो कार्बन पदार्थ होता है उसके कई समस्थानिक या आइसोटोप होते हैं। यानी जो कार्बन होता है वह कई प्रकार का होता है। तो सामान्य कार्बन 12C कहलाता है और एक खास कार्बन होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, उसे 14C कहते हैं। इसका अर्ध आयुकाल 5730 वर्ष है। यानी 5730 वर्ष में जो कार्बन 14 है उसकी आधी मात्रा नष्ट हो जाती है। अब सामान्य कार्बन तो कार्बन 12 है, लेकिन कुछ खास कार्बन होता है जो कि कार्बन 14 होता है और वो वातावरण में रहता है। अब ये भी हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे जो भोजन बनाते हैं यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें कुछ मात्रा में कार्बन 14 भी होता है। तो इस तरह कार्बन 14 पौधों के अंदर पहुंच जाता है और पौधों से वह जंतुओं के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पौधों पर निर्भर होते हैं। इस तरह सभी जंतुओं और पौधों में एक निश्चित मात्रा में कार्बन 14 पाया जाता है। अब ये कार्बन 14 विघटित होता रहता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो इसकी मात्रा से यानी किसी पौधे या जंतु के अवशेष में जितनी कार्बन 14 होती है, तो ये पता किया जा सकता है कि प्रारंभ में कितनी कार्बन 14 थी और उससे पता किया जा सकता है कि इसके जो है मृत हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। यानी रेडियो एक्टिविटी से हमें पता कर सकते हैं कि किसी जंतु या पौधे के अवशेष में जो अब जितनी कार्बन 14 की मात्रा है, तो प्रारंभ में यानी जब इसकी मृत्यु हुई होगी तब इसमें कितनी कार्बन 14 रही होगी। तो इस ढंग से किसी भी कार्बनिक पदार्थ की उम्र का पता किया जा सकता है और इसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग की खोज विलार्ड लिब्बी साहब ने की थी और जो विलार्ड लिब्बी थे वे एक यूनिवर्सिटी है शिकागो यूनिवर्सिटी, तो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। विलार्ड लिब्बी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर थे। 1940 में इन्होंने कार्बन डेटिंग की खोज की थी। यानी कार्बन C14 के द्वारा जीवाश्मों की या जंतुओं और वनस्पतियों की उम्र का यानी वे कब मरे इसका पता लगाने की विधि की इन्होंने खोज की थी। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1960 में। कार्बन 14 का जो अर्ध आयुकाल है 5730 वर्ष है।
50,000 साल की तो यथार्थ माप सामान्य रूप से इससे हो जाती है और विशिष्ट ढंग से इससे पुराने जीवाश्मों का समय भी मापा जा सकता है। सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि भारतीयों में जो आधुनिक इतिहास का जो सेंस है, आधुनिक इतिहास को समझने की जो बुद्धि है, वह नहीं पाई जाती है, परंतु सच्चाई ऐसी नहीं है। कल्हड़ एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने संस्कृत में राजतरंगिणी नामक एक पुस्तक लिखी है और वे 1100 ईस्वी के समय कश्मीर में महाराजा विजय सिंह के समय में रहते थे और वास्तव में वे महाराजा विजय सिंह के मंत्री चंपक के पुत्र थे। तो उन्होंने कश्मीर के लगभग 1500 वर्षों के राजनैतिक व सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन अपनी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में किया है। यानी कश्मीर के आदिकाल से 1151 तक का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है और ये वर्णन पूर्णतः ऐतिहासिक वर्णन है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी पुरानी पुस्तकों, उस समय के ताम्रपत्रों, अभिलेखों, एक पुस्तक थी नीलमत पुराण आदि का अध्ययन करके तिथिबद्ध ढंग से एक ऐतिहासिक विधि से उन्होंने वर्णन किया है और यह वर्णन इतना निष्पक्ष है कि कल्हड़ राजाओं के गुणों का भी वर्णन करते हैं, अच्छी घटनाओं का वर्णन करते हैं, तो राजाओं के अवगुणों और बुरी घटनाओं का भी वर्णन करते हैं। राजतरंगिणी में 8 भाग हैं, 7,826 श्लोक हैं और इसमें कश्मीर के 1,500 वर्षों का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास है। इंडिका मेगास्थनीज की कृति है। सिकंदर ने 326 BCE में भारत पर आक्रमण किया था और वह प्रारंभ में तो जीतता है, लेकिन अंततः नंद वंश की बात सुन करके उसके सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं और वह भारत से लौट जाता है। सिकंदर के निधन के बाद सेल्यूकस सम्राट बनता है और उसकी 305 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य से संघर्ष होता है और जिसमें उसकी पराजय होती है। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का विवाह करता है और मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजता है। मेगास्थनीज ने इंडिका में अपने संस्मरण लिखे हैं। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक इंडिका है वो भी कई अन्य पुस्तकों में उल्लेखों के रूप में मिलती है, जिसे दूसरे पुस्तकों में प्राप्त उद्धरणों के आधार पर संकलित किया गया है। तो इंडिका तत्कालीन समय के इतिहास का, भारतीय इतिहास का वर्णन करती है और जिससे हमें उस समय के परिस्थितियों के, उस समय के इतिहास को समझने में बहुत ही सहायता मिलती है। धन्यवाद।